वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है कफ। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कफ का मतलब क्या होता है? खांसी। ठीक है, लेकिन जो ये खांसी है या फिर ये जो टॉपिक है ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है। ये हमारी कोई मतलब एक सिम्टम है, मतलब किसी भी डिजीज़ कंडीशन का एक सिम्टम है या फिर एक साइन है, मतलब जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में होता है किसी डिजीज़ की वजह से। जैसे मोस्टली जो कफ होता है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से ही होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Cough is not a disease, it is a symptom. A cough is a sudden, often involuntary, forceful release of air from the lungs. कफ क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, कोई डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है। किसका? एक सडन मतलब अचानक से, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, फोर्सफुल मतलब हम ज़्यादा जान लगा के रिलीज करते हैं। क्या? एयर। किसके अंदर से? लंग्स के अंदर से हम एयर को जो रिलीज करते हैं एक इनवॉलेंट्रीली, फोर्सफुली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कफ। तो अब मेन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। Cough is explosive expiration that provide a normal protective mechanism for clearing the tracheobronchial tube of secretion and foreign material which associated with characteristic sound. अब कफ क्या है? एक एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन है जो क्या प्रोवाइड करता है? नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब जब भी हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जब भी हमारे मतलब मुंह के अंदर या हमारी ट्रेकिया के अंदर मतलब मिट्टी वगैरह चले जाए, डस्ट वगैरह चले जाए, हमें अलग से कोई धक्का लग जाए तो हम क्या करते हैं? कफ करते हैं, खांसी करते हैं। वो किस चीज़ के लिए करते हैं? मतलब जो भी डस्ट गई है वो खांसी के साथ साथ बाहर आ जाए, ठीक है, और जो भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर गया है वो भी बाहर आ जाए। इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब जब भी हम कफ करते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? साउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कफ। अब कफ आने के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? मतलब जब हमें खांसी होती है वो किस किस वजह से हो सकती है? अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब इसमें जो ये है ना, ये हम मेनली मेडिकल कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि मतलब धसका लग गया, मिर्चें फूंक दी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। इसमें आएंगी मेडिकल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेनली ये मेडिकल कंडीशन से ही हम इसमें डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कफ के मेन मेन कॉजेज़ क्या होंगे? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी पेशेंट को कफ आ सकते हैं। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मतलब क्या होता है? ये एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है वो एक मतलब एक क्रोनिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, इसमें एक क्या होता है, हमारे मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारी एयरवे की, जिस वजह से हम मतलब प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें हमें अस्थमा भी होएगा, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस भी होएगा, इम्फाइसीमा भी होएगा, मतलब स्पुटम भी आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट कफ किसकी वजह से आता है? अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है तो उसको भी खांसी आएगी। निमोनिया का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है बॉडी की प्लूरल, मतलब जो लंग्स है उनकी प्लूरल कैविटी, ये जो बाहर वाली प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर की वजह से भी खांसी आ सकती है। कॉमन कोल्ड, अगर किसी बंदे को खांसी जुकाम है तो उसकी वजह से भी, बुखार वगैरह है तो उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग कैसे? अब सिगरेट हमारी लंग को इफेक्ट करेंगे, जब वो लंग को इफेक्ट करेंगे तो अब जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशन है ये, तो जब लंग को इफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली खांसी भी आएगी ही आएगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, मतलब किसी को एलर्जी होती है डस्ट वगैरह से, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज अस्थमा। अब अस्थमा क्या होता है? अस्थमा में पेशेंट को मतलब प्रॉपर उसको ऐसा लगता है कि कोई एक ब्लॉकेज होगी, उसको प्रॉपर सांस नहीं आ पाता, या फिर वो डस्ट या अगर मतलब किसी एलर्जिक के कॉन्टैक्ट में आ जाए, कोई एलर्जिक सब्सटेंसेस के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसको प्रॉपर सांस नहीं आता, तो उसको हम कहेंगे अस्थमा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ, मतलब जो खांसी होती है वो कितने टाइप की होती है। ये मेनली दो टाइप की होगी, एक होगी नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसको हम ड्राई कफ भी बोलते हैं, और एक होगी प्रोडक्टिव कफ। अब नॉन प्रोडक्टिव कफ का मतलब क्या होता है, या फिर जिसको हम ड्राई कफ बोलते हैं, देयर इज नॉट एनी म्यूकस और डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलोंग विद द कफ। मतलब नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर ड्राई कफ क्या होएगी, इसमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं होएगा या कोई म्यूकस नहीं होगा, मतलब कोई बलगम वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा हमारी कफ के अंदर, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई भी मतलब डिस्चार्ज नहीं होएगा कफ के अंदर, एक सूखी खांसी होएगी, ड्राई कफ होएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव कफ। अब प्रोडक्टिव कफ क्या होती है, म्यूकस प्रेजेंट इन द कफ इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कफ। जिस कफ में म्यूकस प्रेजेंट होएगा, म्यूकस क्या होएगा, बलगम, म्यूकस का मतलब होता है बलगम। जिस कफ में म्यूकस प्रेजेंट होएगा तो उस कफ को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव कफ। अब नेक्स्ट है फेजेस ऑफ कफ। जो कफ है उसके कितने फेजेस होते हैं, कफ के मेनली तीन फेज होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। सो फर्स्ट फेज है एक्यूट कफ। जो एक्यूट कफ होएगी, नाम से ही है एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो जो एक्यूट कफ होएगी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए खांसी होएगी, वो 3 हफ्तों की होएगी, इट लास्ट्स फ्रॉम 3 वीक्स। ठीक है। नेक्स्ट है सब एक्यूट कफ। जो सब एक्यूट कफ है वो कितने की होएगी, 8 वीक्स की होएगी। एक्यूट 3 वीक्स की और सब एक्यूट 8 वीक्स की। क्रोनिक कफ, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, तो क्रोनिक कफ क्या होएगा, मोर देन 8 वीक्स, मतलब जो 8 हफ्ते से ज़्यादा खांसी लगातार होएगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक कफ। तो एक्यूट कफ 3 हफ्ते तक, सब एक्यूट 8 हफ्तों तक, और क्रोनिक कफ 8 हफ्तों से ज़्यादा जो खांसी होएगी उसको क्रोनिक कफ कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कफ, मतलब कफ जो है हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करती है और बॉडी में इसका एक क्या प्रोसेस होता है कफ का। ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जब भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स लिखने होते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन के, या जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं मेनली एमएसएन में, मेडिकल सर्जिकल में, तो इसमें हमने ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स को ऐसे ब्रैकेट में मेंशन ज़रूर करना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे को ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स पता है, मतलब कॉजेस पता है, और इन कॉजेस की वजह से हमारी बॉडी ऐसे ऐसे इफेक्ट हो रही है। सो फर्स्ट है ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी नॉक्शियस एजेंट, फ्यूम्स, मतलब कोई भी ऐसे सब फ्यूम्स क्या होंगे, जैसे परफ्यूम्स भी होंगे ना, उनको भी हम फ्यूम्स बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसी गैसेस जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, फॉरेन बॉडी। ठीक है। वो क्या करेगी, कफ रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स, मतलब इन ईटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो कफ के रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। देन द सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन। फिर ये जो कफ रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे ये ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल लेके जाएगा लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स तक। उसके बाद क्या होएगा, डीप इनहेलेशन एंड फोर्स एक्सपेल, मतलब हम लंबी सांस लेंगे, और फोर्स एक्सपेल मतलब हम बाहर को मतलब जान पूछ के बाहर को हवा छोड़ेंगे। ठीक है, अपने मुंह से। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस। जो हमारा एपिग्लोटिस होएगा वो क्लोज हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या होता है, जैसे ये हमारा माउथ है, तो गला जहाँ से स्टार्ट होता है उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एपिग्लोटिस का मतलब होता है फूड पाइप। ठीक है, जिसमें से हमारा फूड पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाएंगे। इंक्रीज प्रेशर इन लंग। जब एपिग्लोटिस क्लोज हो जाएंगे तो जब कोई चीज़ बंद हो गई है तो उसमें से हवा तो पास नहीं हो पाएगी ना, तो क्या होएगा फिर, वो जो प्रेशर है वो कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होने के बाद तो ग्लोटिस एकदम से खुलेंगे। जब ग्लोटिस एकदम से खुलेंगे तो क्या हो जाएगी, लास्ट में आएगा कफ हो जाएगी पेशेंट को। सपोज करो ये एक बलून है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक बलून है, इसमें हमने पानी बहुत ज़्यादा भर दिया है। पानी भरने के बाद हम यहाँ से ज़ोर से बलून को पकड़ लिया हमने। तो जब हम ज़ोर से यहाँ से बलून को पकड़ रहे हैं, इस पोर्शन से बलून को पकड़ रहे हैं, तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। किसका, पानी का इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब पानी का इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो इसकी नोट है यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। जब नोट पे प्रेशर पड़ेगा तो एक टाइम पे पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये नोट जो है ये यहाँ से टूट जाएगी और जो पानी है वो सारा बह जाएगा। इसी हिसाब से ग्लोटिस क्लोज हो जाएंगे। लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा वो ऊपर ग्लोटिस तक प्रेशर भेजेंगे, और जब प्रेशर जब सह नहीं पाएंगे तो क्या होएगा, ग्लोटिस एकदम से खुल जाएंगे और पेशेंट को क्या आ जाएगा,
कफ। तो ये होती है कफ की एक पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, मतलब अगर किसी पेशेंट को कफ हो रही है तो उसके बॉडी के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। सो फर्स्ट है स्टिफी एंड रनी रोज, मतलब उसकी मतलब बहुत स्टफी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी नोज में मतलब भरा होएगा उसकी नोज, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस उसकी नोज में प्रेजेंट होएगा। अगर रनी रोज मतलब उसका पूरा टाइम क्या होएगा, नोज ही उसकी आती रहेगी, उसका नाक चलता रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टिफी एंड रनी रोज, अगर किसी को खांसी फ्रिक्वेंटली हो रही है। नेक्स्ट है विजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी होएगी तो सोते वक्त उसके मतलब ज विजिंग होती है, ज की साउंड, मतलब जैसे जो बिहनी भी होती है ना, मधुमक्खी जैसी आवाज़ करती है जब वो भिनकती है, तो वैसी वीजिंग साउंड होती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मतलब जो मेरी लंग्स है ना, जैसे ये लंग्स है, लंग्स के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है ये बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, ठीक है। लंग्स के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है ये जल रहा है, मतलब वो कहते हैं ना, कोई कहता है कि हमारा कालजा जल रहा है, मतलब एसिड, कुछ तो एसिडिटी की वजह से होता है। लेकिन अगर किसी को कफ हो जा रही है तो उसको भी हार्ट बर्न होएगा। सोर टेस्ट इन माउथ, मतलब उसका माउथ में सोर टेस्ट होएगा, मतलब बहुत कड़वा कड़वा उसका मुंह हो जाएगा अगर उसको फ्रीक्वेंटली कफ हो रही है। सोर थ्रोट मतलब उसके गले में बहुत ज़्यादा खराश रहेगी अगर किसी को कफ हो रही है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर किसी को कफ हो रही है तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं कफ वाले पेशेंट के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, स्पूटम एनालिसिस, मतलब जैसे हमने देखा था ना जो प्रोटेक्टिव कफ थी उसमें म्यूकस आ रहा था, म्यूकस मतलब क्या होता है, बलगम, स्पूटम आ रहा था, तो उसमें हम क्या करेंगे? स्पूटम एनालिसिस करवाएंगे, बलगम में देखेंगे कि मतलब कोई बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है, नॉर्मली आ रहा है, या कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन, या मतलब जो इस कफ आ रही है किसकी वजह से आ रही है। एक्सरे करवाएंगे चेस्ट का, लंग स्कैन, मतलब लंग्स का क्या करवाएंगे? स्कैनिंग करवाएंगे। लेरेंजोस्कोपी, अब लेरेंजोस्कोपी क्या होगी? पेशेंट का माउथ है, माउथ से हम क्या करेंगे? लैरिंग्स के अंदर एक लेरेंजोस्कोप डालेंगे, लेरेंजोस्कोप डालेंगे और अंदर से लेरेंजोस्कोपी के थ्रू, अंदर से लेरेंजोस्कोप के हेल्प से हम अंदर मुंह के, ठीक है, उसके गले तक विजुअलाइज करेंगे कि कोई स्कार वगैरह या कोई लीजन्स वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? जैसे ये दो लंग्स है, ये उसका ब्रोंकियोल्स है, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे? ब्रोंकोस्कोप डालेंगे और हम विजुअलाइज करेंगे सेम चीज़। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हम इसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम, इसमें दो टाइप के टेस्ट आएंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। एक तो आएगा ब्रीदिंग टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट आते हैं, एक होएगा ब्रीदिंग टेस्ट और दूसरा जो इसमें टेस्ट आता है वो लीवर फंक्शन टेस्ट आता है। अब जो ये ब्रीदिंग टेस्ट होता है, ब्रीदिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक ना ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर तुम लोगों की मतलब कभी हॉस्पिटल में जाओगे ना, तुम विजिट करोगे तो देखोगे इसके अंदर ना ऐसे बॉल्स पड़ी होती है, अलग अलग कलर की, येलो ब्लू कलर की बॉल्स पड़ी होती है, और यहाँ से एक पाइप होता है। ब्रीदिंग टेस्ट का मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो पेशेंट को क्या बोलते हैं? इस पाइप के थ्रू वो सांस अपनी अंदर छोड़े, मतलब सांस उसके अंदर करे, ठीक है, फूंक मारे, और फूंक मारने के बाद ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर तक जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि मतलब उसकी जो ब्रीदिंग की एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है, कि कितनी ज़्यादा जो बॉल्स हैं वो ऊपर जा रही है, तो इससे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मतलब जो ब्रीदिंग टेस्ट है पेशेंट का, वो कर सकते हैं। अब लीवर फंक्शन टेस्ट में हम सारे इंजाइम्स वगैरह, बिलिरुबिन का लेवल, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही आ जाएगा ये एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है एंडोब्रोकियल बायोप्सी, इसमें भी हम क्या करेंगे? आगे अंदर विजुअलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखते देखते कर दो या इसके बाद कर देना, पर प्लीज़ कर देना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अब अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? इंसोम्निया, मतलब बंदे को ढंग से नींद नहीं आएगी,
हेडेक, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होएगा। पेन, अब जैसे पेन है ना, ये पेन इन तुम चेस्ट भी बोल सकते हो, उसकी छाती में दर्द होएगा। या फिर ये जो पेन है इसको हम क्या बोल सकते हो, पेन इन अबडमन, मतलब उसके जो पेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा दुखन होएगी। रप्चर ऑफ नेजल वेन, अगर उसको ज़्यादा खांसी आ रही है तो एक टाइम पे जब खांसी बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है तो क्या होता है, रप्चर ऑफ नेजल वेन्स, मतलब जो उसके नोज़ है ना, उसके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर जो क्या है, वेन्स जो प्रेजेंट है नोज़ के अंदर, वो भी रप्चर हो जाती है। मतलब कई बार इतना प्रेशर लगता है कि वो जो वेन्स होती हैं वो फट जाती है। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट, अगर किसी को कफ हो रही है तो उसकी क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर। अब ये जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, जब भी एग्जाम में ब्रोंकोडायलेटर लिखना है तो उसमें दो टाइप के ब्रोंकोडायलेटर लिखेंगे। एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जिनको शॉर्ट फॉर्म में SAB बोलते हैं, और एक लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जिनको LAB बोलते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या हो सकते हैं, एल्ब्यूटेरोल जिसको हम साल्ब्यूटामॉल भी बोलते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल ड्रग के एग्जांपल्स हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर का क्या काम होता है, ब्रोंकोडायलेटर बेसिकली जो ब्रोंकियल्स की वॉल होती है ना, जो ये वॉल्स है ब्रोंकाइल्स की, इनको डायलेट कर देती है, नाम से ही है डायलेट कर देती है, वॉल्स का जो डायामीटर है उसको बढ़ा देती है, तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स का, ब्रोंको मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेबुलाइज्ड लोकल एनेस्थीसिया, मतलब पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, नेबुलाइजेशन करेंगे मतलब काइंड ऑफ एक स्टीमिंग होती है, ठीक है, वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। कफ डिप्रेसेंट, कफ डिप्रेसेंट दे सकते हैं, जैसे कोई कफ सिरप वगैरह भी आ सकते हैं, या फिर डेक्स्ट्रोमोर्फिन या कोडीन, ये क्या है, कफ डिप्रेसेंट्स, मतलब ये जो है हमारी खांसी को डिप्रेस करते हैं, खांसी इतनी ज़्यादा नहीं आने देते, ये उससे खांसी से रिलीफ दिलाते हैं। तो आई एम ओवर विद दिस कफ टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियोस के को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट अपना लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।